नमस्कार दोस्तों, जब भी उर्दू अदब की बात होती है तो उस वक्त कुछ एक नाम जहन में उभर कर आते हैं। ऐसे नामों में मंटो भी हैं, कुछ अन्य फिराक साहब भी हैं और इकबाल वगैरह तो उनसे पहले आते ही हैं, चर्चा में आते रहे हैं, बने रहे हैं। और उनसे भी पहले गालिब साहब तो अपने वक्त के सबसे बड़े शायर माने गए, गज़ल गो माने गए हैं। मीर है, एक लंबी चौड़ी कतार है। बजाय इसके नामों के चक्कर में पड़े, थोड़ी सी बातें जो निजी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं शायरों की या लेखकों की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज थोड़ी सी बात इस्मत चुगताई साहिबा के बारे में। इस्मत चुगताई साहिबा अपने वक्त की बहुत बड़ी कहानीकार, चर्चित और एक ऐसी दिलेर दबंग लेखक या लेखिका कह दीजिए मानी गई हैं। और इनको इस्मत आपा भी कहा करते थे अक्सर सारे लोग जिक्र करते हुए। आपा इसलिए नहीं कि उनके साथ कोई संबंधों में किसी को कोई शक व शुबा महसूस होता था, बल्कि इसलिए कि एक इज्जत की नज़र से देखने वाली बात होती थी। और उनका जिक्र जब भी कोई करता था तो इस्मत आपा के रूप में। अब वो कई बार इस पर भी खींचती थी कि कभी कोई मेरा आशिक या मेरा हाफिज या कोई भी मेरे परिवार का बंदा भी सुन लेगा तो इसका मतलब वो भी मुझे इस्मत आपा कहने लगे तो मैं तो मर गई। तो ये एक दबंग किस्म की ऐसी निर्भीक लेखन में विश्वास रखने वाली कहानीकार थी, जिनके किस्से जो हैं वो आज तक प्रचलित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो विट एंड विजडम जिसे कहते हैं कि व्यंग के रूप में, हास्य के रूप में जो पुट होता था इनकी बातों में, इनके लहजे में, इनके भाषणों में, वो भी बड़ा अद्भुत हुआ करता था। मुझे याद है कि उर्दू के एक प्रख्यात शायर थे, आधुनिक नज़्में लिखा करते थे, जनाब सलाम मछली शहरी। तो सलाम साहब लिखते तो अच्छा थे, नए नए प्रयोग करते थे उर्दू शायरी में, लेकिन अक्सर स्टेज पे पिट जाया करते थे। स्टेज पे चढ़ते तो लोग उनको हूट करना शुरू कर देते, क्योंकि वो पसंदीदा शायर भी नहीं थे लोगों के, और ना ही वो अच्छा प्रस्तुति दे पाते थे, चीज़ों को पेश कर पाते थे दिलचस्प अंदाज में। तो फिर ये एक बार एक मुशायरे में इस्मत आपा कह लीजिए, हम लोग तो कह ही सकते हैं, तो वो प्रिजाइड कर रही थी। तो उन्होंने हौसला दिया कि घबराओ मत सलाम, तुम्हारी शायरी की कदर ज़रूर होगी। तुम्हारी शायरी की कदर तब होगी जब तुम्हारी शायरी का पहले उर्दू से फ्रेंच में तर्जुमा होगा, फ्रेंच से रशियन में होगा, जब रशियन से अंग्रेज़ी में तर्जुमा होगा, और उसके बाद जब मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगी तब जाके कदर होगी। तो ये दोनों तरह से बात थी। एक तो व्यंग भी था इसमें कि तुम्हारी भाषा कमज़ोर पड़ जाती है, वरना दम है तुम्हारी शायरी में, सब कुछ है। दूसरा उनका ये भी था कि उनसे कुछ लोगों ने पूछा, कई बार आलोचकों ने भी, इनकी एक इंटरव्यू हुई थी प्रख्यात समीक्षक डॉक्टर रणवीर रांगा के साथ, रणवीर रांगरा। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में इस्मत आपा ने उनसे पूछा, गया इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आप इतनी बुलंदी से कैसे कुछ चीज़ों को कह देती हैं, लिख देती हैं, जो कि जिनकी चर्चा भी हमारे समाज में मुमकिन नहीं होती। तो उनका ये कहना था कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं अपना गुस्सा जो है वो कहानियों में निकालती हूँ। जब भी कभी बात होती है लिंग भेद की या महिला और स्त्री और पुरुष का सवाल उठाया जाता है, तब जिस नज़रिए से औरतों को देखा जाता है वो नज़रिया मुझे बहुत चुभता है, और मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए कहानी के पात्रों को पैदा करती हूँ और उनके माध्यम से अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध वो बाकायदा पेश करती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और सबसे एक दिलचस्प बात वो भी है, आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जब उन पर और मंटो दोनों पर मुकदमा दायर हुआ, एक बार नहीं 3 बार, और लाहौर की अलग अलग अदालतों में मुकदमा चलता रहा। और सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि मंटो, जिन पर अश्लील लेखन के ज़्यादा गंभीर आरोप थे, वो तो बच निकले, और इस्मत आपा को सज़ा मिली। सज़ा में एक जुर्माना, और उन्हें कोर्ट में मौजूद रहने और खड़े रहकर सज़ा की इंतज़ार करने पर भी कहा गया जब तक कोर्ट की कार्रवाई चलती है। तो ये भी एक दंड हुआ करता था। तो उनकी उस तरह से की सज़ा दी गई, और सज़ा में यही बात थी कि इनका जो अश्लील लेखन है वो विचारों को उत्तेजित करता है। लेकिन बाकी बाद में जितनी भी समीक्षा की किताबें आई, आलोचना की किताबें आई, सब ने इस बात को कहा कि नहीं,
इसे आप अश्लील लेखन नहीं कह सकते, क्योंकि ये नज़रिया पाठक का है, वो किस रूप में लेता है। लेखिका ने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि वो किसी के विचारों को, किसी के भावों को उभारे या उनके साथ खिलवाड़ करे। ऐसा उनकी कभी मंशा नहीं रही। विशेषकर एक कहानी के ज़रूर चर्चा होती है कहानी के बारे में, और वो कहानी है लिहाफ। उसको लेकर ज़्यादा हंगामे उर्दू अदब की दुनिया में और साहित्य की, भारतीय साहित्य की दुनिया में बहुत हंगामे काफ़ी लंबे अरसे तक मचे रहे, और धीरे धीरे सब हंगामे भी ठंडे पड़ गए, इसलिए कि किसी भी आरोप में दम नहीं था। और दम स्वयं इस्मत भी यही कहा करती थी कि दम कैसे होता, दम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ एक जो मैस्कुलन टच है, जो पुरुषत्व, जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, वो कभी औरतों में दबंगई किस्म की प्रवृत्ति को स्वीकार ही नहीं करता। तो ये जो बुलंद ख्याली थी, इसने उनके लिए उर्दू अदब में और भारतीय साहित्य में एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा स्थान बना दिया, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें भुला नहीं पाते। शुक्रिया।